हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 20 वेनसडे को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस से 2 आर्टिकल लिए हैं और 2 आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है वो वुमेन रिजर्वेशन कोटा के ऊपर है, जो रिसेंटली बिल पेश किया गया है लोकसभा में, उसके बारे में ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। वो रिलेशनशिप जो कि न्यू लो पे पहुंच गया है उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल है, इंडिया ने रिसेंटली एशिया कप जीता है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल यूपीएससी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें एक आध क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट आर्टिकल हमारा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। प्री एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट, सारी चीज़ें कवर की जाएगी। उसके साथ साथ आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम लोग और बेहतर कंटेंट आपको दे पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रोड अहेड ऑन द वुमेन्स कोटा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, आपके GS 1 में, GS 2 में और प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है बात करेंगे। सरकार के द्वारा स्पेशल सेशन बुलाया गया था 18 से 22 सितंबर के बीच में, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया है जिसका नाम 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। इस बिल में महिलाओं को, वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की बात की गई है। कितना रिजर्वेशन? 1/3 ऑफ रिजर्वेशन देने की बात की गई है। कहाँ पर? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। इसका मतलब हमारी जो लोकसभा 545 सीट है उसमें से 180 सीट्स लगभग किसके लिए रिज़र्व करी जा रही है? महिलाओं के लिए। अगर आप अभी लोकसभा के प्रपोर्शन की बात करें तो मैक्सिमम आज़ादी के बाद से प्रपोर्शन 20% से भी कम रहा है महिलाओं का। मतलब पूरी लोकसभा में 545 की सीट में 20% भी जो है हमारा जो महिलाएं हैं वो नहीं रही हैं, और मुश्किल से 100 भी महिलाएं जो हैं आज तक के लोकसभा का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। अब ये जो है नंबर कहाँ पहुंचने वाला है? 181। मतलब मिनिमम महिलाएं जो हैं रिजर्वेशन मिलने के बाद लोकसभा में 180 महिलाएं जो हैं होंगी ही होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। रिजर्वेशन का मतलब ही मिनिमम होता है। तो लगभग 33% जो है सीट्स लोकसभा में, और जितनी भी स्टेट असेंबली है वहाँ पर भी 33% सीट्स को क्या किया जाएगा? महिलाओं के लिए रिज़र्व रखा जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है, इंडिया के लिए ही नहीं, इंडिया की महिलाओं के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी हिस्टोरिक है, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज़ है जहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, पहली बात। और दूसरी, बहुत कम ऐसी कंट्री है जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो इंडिया जो है एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है और महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ये बिल पेश किया जा रहा है, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि सरकार के पास जो मेजॉरिटी है वो बहुत अच्छी है। 1990 में शुरुआत की गई थी अगर बात करें तो, इस तरीके से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की 33%। लेकिन उसके बाद 2008 में दोबारा से ये बिल पेश किया गया यूपीए के सरकार में, सोनिया गांधी जी के द्वारा, जो मनमोहन सिंह जी थे, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बिल पेश किया था 2008 में, जो कि राज्यसभा में पास भी हो गया था 2010 में, लेकिन लोकसभा में वो कभी लिया ही नहीं गया और फिर वो लैप्स हो गया। ठीक है, तो सरकार द्वारा अभी रिसेंटली दोबारा से इसे पेश किया गया है, और इस बार फ़र्क यह है कि सरकार के पास काफ़ी मेजॉरिटी है और पास होने की संभावना है। उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी, तो बीजेपी जनरली अपोजिशन में जो जो चीज़ें मना की है उसको दोबारा से पास करवाई है, जैसे कि GST उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, और अब ये रिजर्वेशन बिल जो है वो भी। इसलिए एक फ़ायदा ज़रूर रहेगा कि इन प्रिंसिपल जो कांग्रेस है वो इससे सहमत है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही लाया गया था। तो अब कांग्रेस सिर्फ प्रोविजंस में बोल सकती है कि हमें ये वाले प्रोविजंस नहीं लाना चाहिए, ये वाले लाना चाहिए, या फिर ऐसी कुछ कर सकती है कि ये चीज़ सही नहीं है इस बिल में, लेकिन बिल के अगेंस्ट में नहीं है। कांग्रेस अब 33% बिल के अगेंस्ट में तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लाया गया था। अब वो अपोजिशन में हैं, लेकिन सिर्फ बिल के अंदर जो छोटे मोटे चेंजेस होंगे उसके अपोजिशन में रहेंगे, और आम सहमति बनाना जो है इस बिल में अब आसान हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है
इन प्रिंसिपल इससे सहमत है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। व्हाट डज द बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा सेस। ठीक है, तो बिल क्या कह रहा है? एज नियरली एज 1/3, ठीक है, लगभग कितनी 1/3 जो सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाती है हाउस ऑफ पीपल में, वो किसके लिए रिजर्व रहेगी? शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। और वो सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और दिल्ली में, वहाँ पर भी 1/3 जो सीट्स होगी जो डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जा रही है वो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में वो रिज़र्व रहेगी महिलाओं के लिए। एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में जो सीटें है वहाँ पर कोई रिज़र्वेशन नहीं है। इसका मतलब राज्यसभा में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी लोग चुने जाएंगे वहाँ पर किसी तरह का महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन नहीं रहेगा। इस बात को प्लीज़ अच्छे से कोट करें। आपको पार्लियामेंट में रिज़र्वेशन है पूछा जाएगा तो गलत होगा आंसर। क्यों गलत होगा? क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा राज्यसभा भी है। आपको सिर्फ लोकसभा लिखा होना चाहिए, तभी जो है आपका ऑप्शन सही हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है दूसरा कि सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है? 15 साल बाद रिजर्वेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब से ये शुरू होगा उससे 15 साल तक की इसकी वैलिडिटी है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हालांकि रिजर्वेशंस इंडिया में कभी ख़त्म होते नहीं हैं, एक बार जो है शुरू हो गए तो फिर इनको ख़त्म करना असंभव होता है। हम देख ही चुके हैं जो SC/ST रिजर्वेशंस आए थे शुरुआत में 10 साल के लिए थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते अभी चले जा रहे हैं। OBC को भी रिजर्वेशन दे दिया गया है, अब EWS को भी दे दिया गया है, अब कोई बचा नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए, महिलाओं को दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल टूल्स होते हैं वोट गैदर करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए जो किया जा रहा है, EWS का तो क्लियरली जो है चुनाव से रिलेटेड था। जनरल कास्ट को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं। मैं भी जनरल कास्ट से ही आता हूँ, पर जनरल कास्ट को रिजर्वेशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो रिजर्वेशन एज अ प्रिंसिपल जो है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहेगी। रिजर्वेशन अपने को इन सब डिबेट में नहीं फंसना है, कौन को देना चाहिए कौन को नहीं, लेकिन महिलाओं को दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा स्टेप है। जनरली सरकारें इससे बचती आ रही हैं अभी तक के, लेकिन अब जो है मोदी गवर्नमेंट ने लेके आई है और बहुत संभावना है कि ये बिल पास हो सकता है। ठीक है, तो क्या है इसका, कब से ये इफ़ेक्ट में आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली जो प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा। तो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली शैल केम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन फॉर दिस पर्पस। तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही, है ना, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 128 है, ये पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अब दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पता है? हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि 2026 में तक के डिलिमिटेशन ना करने की रोक लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही। ठीक है, तो डिलिमिटेशन हमारे यहाँ सिर्फ 4 बार हुआ है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। डिलिमिटेशन अगर बात करें तो 2026 के बाद होगा और 2026 के फर्स्ट जो सेंसस होगा उसके नंबर से किया जाएगा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो बाउंड्री होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो बनाते हैं। हो सकता है आपका ज़िला और दूसरा वाला ज़िला मिलकर एक जो है लोकसभा की सीट बने, तो इस तरीके से अलग अलग बाउंड्री बनाई जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन। जो कि कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सरकार द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें क्या क्या मेंबर हैं वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो 2026 के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन बैठ सकता है और पहले सेंसस में। तो पहला जो सेंसस होगा 2031 में होगा, 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो 2031 में होगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। यहाँ पर कैच क्या है? हमारा जो सेंसस है 2021 वाला वो अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कोविड के कारण पेंडिंग है। उसके बाद वो NRC और वो सारी डिबेट चल रही थी, उसके कारण ये सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो NPR और
जब तक के सेंसस होगा, तो हो सकता है 2026 के बाद हमारी जो रिपोर्ट आए 2026 के बाद आए। और अगर 2026 के बाद हमारा 2021 का जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट आती है और डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है, तो 2029 का जो चुनाव है उसमें जो है वुमेन्स को रिजर्वेशन मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो 2034 के चुनाव में मिलेगा। और 2034 अगर 29 में मिलता है तो 15 साल तक रहेगा, मतलब 3 जनरल इलेक्शंस तक रहेगा। इसमें देखें तो टोटल कब तक रहेगा, 2044 तक रहेगा। और इसमें होता है तो 2049 तक के रिजर्वेशन के प्रावधान रहेंगे। होपफुली आपको ये जो कैच है समझ में आया होगा। इसका मतलब जो रिजर्वेशन दिया भी जा रहा है तो अभी तो होने नहीं वाला है, वो आने वाले समय में होगा। आने वाले मतलब नेक्स्ट, या तो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में या तो फिर उससे अगले लोकसभा इलेक्शन में। तो वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डीलिमिटेशन कमीशन और जो सेंसस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, बस यही है एक जो छोटा सा पॉइंट है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें दी हुई है इसमें कि सीट्स कैसे रिजर्व रखना है। पहली बात तो ऐसा कुछ प्रोविजंस इसमें दिया नहीं है अभी तक के, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सीट किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाए, है ना। ये वाली सीट्स हर जगह वुमेन का प्रोपोर्शन 50-50% है। SC ST में क्या करते थे हम, जहाँ SC ST का जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का ज़्यादा है वहाँ पर सीट रिजर्व कर दी जाती थी और रोटेशन में किया जाता था। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट महिलाएं बराबर हैं पुरुषों के, तो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ पॉपुलेशन नहीं लाया जा सकता। तो हमें पता नहीं है अभी कि किस तरीके से जो है सीट को क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा या फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये सीट्स रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए। अगर 2010 के बिल की बात करें तो वहाँ पर लॉट ड्रॉ करने की बात की गई थी, है ना। और कोशिश की गई थी कि एक जो है सीट लगातार 3 कंसेक्यूटिव जो इलेक्शंस है, मतलब 3 इलेक्शन में एक सीट एक ही बार जो है रिज़र्व रहे, एक से ज़्यादा बार रिज़र्व ना रहे। उसके लिए जो है लॉट्स निकालने की बात की गई थी। इसमें अभी हमें नहीं पता है किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी जब बिल की और डिटेल्स आएगी तब हमें पता चलेगा। SC ST का मैं बता ही चुका हूँ, उनका पॉपुलेशन के हिसाब से होता था। और महिलाओं को पंचायत में भी इलेक्शन है, कौन से आर्टिकल के अंदर, 243D। ठीक है, ये स्टेट में आपको ना डायरेक्ट पूछता है 243D, आपको पता होना चाहिए। रिजर्वेशन महिलाओं का SC ST और वुमेन तीनों को दिया गया है। और जो रिजर्वेशन दिया गया है इसमें रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है, मतलब SC ST को 1/3 रिजर्वेशन है और उसी 1/3 के अंदर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन। मतलब अगर 100 SC STs को रिजर्वेशन है तो उसमें 33 महिलाओं को होगा। समझ में आया क्या। तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन काय में दिया गया है, पंचायत इलेक्शन में दिया गया है। और अगर पंचायत इलेक्शन की प्रपोर्शन की बात कहें तो पंचायत इलेक्शन में लगभग 18 ऐसे स्टेट है जहां पर महिलाओं का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत इलेक्शन में वो 50% से अधिक है। टोटल अगर बात करें तो 45% महिलाएँ हैं पूरे देश में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट होकर आ रही हैं। सबसे अधिक उत्तराखंड में है 56% और सबसे कम है उत्तर प्रदेश में 33%। और समझ में भी आता है उत्तर प्रदेश में पेट्रियार्की वगैरह बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो गया। अब हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन की। डीलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, कौन, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमीशन और रिस्पेक्टिव स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन जो होंगे स्टेट के, वो इसका क्या रहेंगे, कंपोजिशन इनका हिस्सा रहेंगे। लगभग 4 बार, लगभग क्या 4 बार जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है डीलिमिटेशन कमीशन क्या की है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है। 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में। 1981 और 91 में कोई डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाई गई थी। ये स्टार पॉइंट है, इसको रखने की ज़रूरत है। 2011 के बाद भी कोई नहीं की गई थी और 2021 के बाद अभी तो सेंसस ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर की नहीं गई है। मेन जो आर्टिकल है वो इससे रिलेटेड क्या है, पार्लियामेंट एनेक्ट अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ये आर्टिकल 82 में दिया है और स्टेट के लिए 170 में दिया है। 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2003 में, जिसमें कहा गया था कि जो अब होगा सेंसस 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसमें ही डीलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा। और साथ में जो 545 सीट्स फिक्स करके रख दी गई है वो भी बदली जाएगी। अब सीट्स बढ़ाएगी, इसलिए तो पार्लियामेंट नहीं बनाई गई है। तो अब जो सीट्स है वो भी आने वाले समय में बढ़ेगी। तो 2026 के बाद अगर मान लीजिए 2021 वाला जो सेंसस है वो उसका रिजल्ट 2026 के बाद आता है तो इसी सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा पॉपुलेशन का जो बढ़ी हुई है
और डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी और उसके हिसाब से फिर बाउंड्री चेंज की जाएगी, सीट्स बदली जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होगी। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन 2012 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये ऑप्शन, ठीक है। तो कहीं पर भी आप जो है जो भी डिसीजन होगा डीलिमिटेशन कमीशन का, आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, वो फाइनल डिसीजन होगा। साथ में जो भी अगर डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट रहेगी उसको कहाँ पर रखा जाएगा, स्टेट असेंबली में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं किए जाएंगे। ये दोनों जो है पॉइंट्स आपको 2012 के जो यूपीएससी है उसमें पूछा गया था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। यही हमारा बेसिकली आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एशियन जायंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आपको पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? 2021, 2023 और 2025 इस तरीके से क्रम चल रहा है। स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 2 आ सकते हैं। 24 में आ सकता है क्या? बिल्कुल 24 में भी आ सकता है। सरप्राइज़ देने की आदत है यूपीएससी की, इसलिए तो 24 के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ये आर्टिकल एशिया कप के ऊपर है। अभी रिसेंटली क्रिकेट का एशिया कप हुआ था और इसलिए ये आर्टिकल लड़कों के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनने आधा जीवन जो है अपना क्रिकेट देख देख के निकाल दिया है, तो उनको सारी चीज़ें पता होगी। लड़कियों के लिए है ये आर्टिकल, बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियाँ ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। एशिया कप कब शुरू हुआ था, थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, एसीसी की स्थापना 1983 में हुई थी। 1984 से एशिया कप शुरू हुए थे, ठीक है। तो हर 2 साल में, ये मेंस एशिया कप की बात कर रहा हूँ, हर 2 साल में होते हैं। T20 फॉर्मेट में या फिर 50-50 ओवर के फॉर्मेट में। 50 ओवर फॉर्मेट का मतलब है एक इनिंग 50 ओवर की होगी। T20 में एक इनिंग 20 ओवर्स की होती है। टोटल 20 ओवर एक टीम खेलती है और 20 ओवर अगली टीम खेलती है। इसमें 50 ओवर एक टीम खेलती है, इसमें 50 ओवर दूसरी टीम खेलती है, ठीक है। तो इतना बताने का पर्पस आप समझ सकते हैं कि किसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, एशिया कप से रिलेटेड है। 2004 में वुमेन्स एशिया कप शुरू हुए हैं, मेंस कब हुए हैं? 1984 में। अभी रीसेंट एशिया कप की बात कर लेते हैं। जो रीसेंट हुआ है वो कौन जीता है? इंडिया जीत गई है, 10 विकेट से जीती है। ये सब फैक्ट्स याद रख लेना, काम आएगा। छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे सब फालतू की चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था, होस्ट कौन था? तो पाकिस्तान प्लस श्रीलंका। इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान जाने के लिए, इसलिए इंडिया के सारे मैच श्रीलंका में हुए थे। इसके बाद बात करते हैं कि कितने बार इंडिया जीत चुका है। 8 टाइम चैम्पियन बना है इंडिया। 6 टाइम चैम्पियन कौन रह चुका है? श्रीलंका। और पाकिस्तान केवल 2 बार जीता है। कौन था प्लेयर ऑफ द सीरीज़? कुलदीप यादव, ठीक है। ये इंडिया का स्पिन बॉलर है, इसे चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। पूरे टूर्नामेंट में 9 विकेट लिया है। मैन ऑफ द मैच कौन था? सिराज, इसने 6 विकेट लिया था। ये सब आपके लिए छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, आपके फैक्ट्स हो गए, है ना। मैच फाइनल जो मैच था इंडिया 10 विकेट से जीता था। बहुत ही जल्दी मैच ख़त्म हो गया था। जब तक कि मैंने चालू किया बफर हुआ, उतनी देर में श्रीलंका की इनिंग हो गई और जैसे ही जो है श्रीलंका की इनिंग ख़त्म होने के बाद इंडिया की इनिंग चालू की तो इंडिया की इनिंग भी ख़त्म हो गई उतनी देर में। बफरिंग टाइम में मैच ख़त्म हो गया, बहुत बोरिंग सा मैच था, ठीक है। तो ये आर्टिकल बेसिकली आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट था यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी, और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको ये बेसिक छोटा छोटा डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इन ट्रबल्ड वाटर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सकता है आपको। इंडो कैनेडा जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये आर्टिकल है और रिसेंटली इंडो कैनेडा का जो रिलेशनशिप है वो न्यू लो लेवल पर पहुँच गया है। क्या रीज़न है, आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ एक्यूज्ड इंडिया ऑफ वायलेटिंग कनाडा सॉवरेनिटी। तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने इंडिया पे एक्यूजेशंस लगाए हैं कि इंडिया ने कनाडा की जो सॉवरेनिटी है उसको भंग करने की कोशिश की है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि उनके हिसाब से हरदीप सिंह नज्जर जो कि कनाडा के सिटीज़न हैं, उनकी हत्या में भारत की गवर्नमेंट एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट होने की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों
कहा जा रहा है? क्योंकि हरदीप सिंह नज्जर जो है खालिस्तान टाइगर फोर्स के एक्टिव मेंबर थे और इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली इंडिया ने यूएपीए एक्ट के अंदर माना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट एक्टिविटी रिवाइव कर रहा है। कहाँ पर? पंजाब में। इसलिए इंडिया के द्वारा जो है ऐसा माना जा रहा है कि रॉ और आईबी का हाथ है हरदीप सिंह नज्जर की हत्या में। ऐसा कौन कह रहा है? कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, जो कि बहुत गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप क्यों है? क्योंकि अगर पॉलिटिक्स वाली बात होती तो ये कहीं पर और बोल दिए जाते या किसी मिनिस्टर के द्वारा बोल दिए जाते, लेकिन ये पार्लियामेंट की पटल पे बोले गए हैं और इंडिया जो कनाडा की रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा जो है तनाव उत्पन्न हो गया है। कैसे उत्पन्न हो गया? इंडिया ने जो है इसका जवाब दिया है, कहा है कि इसमें अनसब्सटेंशिएटेड हैं ये सब एलिगेशन और एब्सर्ड हैं। उम्मीद नहीं थी कनाडा से इस तरीके के एलिगेशंस लगाने की। बोला कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, लिंक का कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया की कोई एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है, और उसके बावजूद भी इस तरह के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। तो फिर कनाडा के बारे में इंडिया ने एक और चीज़ कही, बोला है कि वहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में प्रो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है। इंडिविजुअल वहाँ रह रहे हैं सेफ हेवन में, टेररिस्ट सेपरेट ग्रुप वहाँ पर रह रहे हैं जो कि ये प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, उनकी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस कनाडा में ऐसे कई सारे जो है इंडिया के एंटी इंडियन ग्रुप्स को पनाह दे के रखी गई है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। तो दोनों के रिलेशन में जो है बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशनशिप में काफ़ी लो डेवलप हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो। ऐसा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो कनाडा में जो सिख डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा प्रपोर्शन है। बहुत सारे लोग वहाँ पर हमारे पंजाब से कनाडा जाते थे, कनाडा में गए थे और वहाँ पर उन लोगों ने सिटीजनशिप ले ली। बहुत सारे लोग बस गए, बहुत सारे लोग वापस आ गए। जो लोग बस गए वो अब वहाँ पर वोटिंग का अधिकार है। अब वोटिंग का अधिकार है तो काफ़ी बड़ा प्रपोर्शन है वहाँ सिख कम्युनिटी का, जिसको अपीस करने के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा जब 3 जो लॉ थे, फार्म लॉज थे, उसके बारे में भी वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया था इंडिया के ऊपर और कहा था कि ये लॉ को वापस ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके कारण इंडिया के इंटरनल मैटर और इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ड्रिवन करते हैं। मेन रीज़न क्या है? जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो रिसेंटली बहुत घट गई है और वो उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमेज को, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है इस तरीके से भड़काऊ जो है भाषण देने की उनकी जो है कोशिश है, ताकि जो प्रो खालिस्तानी लीडर्स हैं वहाँ के वो उनको सपोर्ट करें और चुनाव में उनको विजयी बनाएं। तो बेसिकली इंडिया और जो कनाडा के रिलेशन है वो डोमेस्टिक पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन होते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं कनाडा में वो सभी के साथ अच्छे हैं। एंग्लोस्फीयर में अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ, केवल कनाडा के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसका कारण यही है जो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट अभी रिसेंटली चालू हुआ है। इसके पहले भी जो है ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती आई हैं और सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत कंडेम किया है इन सब चीज़ों का, और आगे भी जो है सरकार इस तरीके से चीज़ों को कंडेम करेगी। पर अगर दोनों सरकारों को रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो रिसेंटली जो स्टेप ली गई है इसमें कहा गया है कि फ्रैंक कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। खासकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, एनएसएज है, उन दोनों कंट्रीज़ के एनएसए को मिलकर बैठकर बातचीत करके ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, ताकि इस मुद्दे को एस्केलेट होने से रोका जा सके। यही बेसिकली हमारा आर्टिकल था। एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, रिसेंटली ये पूरे दुनिया में देखा गया है। जितनी भी जगह राइट विंग या लेफ्ट विंग अलग अलग लीडर आए हैं, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। इवन इंडिया में भी देखा जाए जनरली इंटरनेशनल रिलेशनशिप ब्यूरोक्रेटिक्स ड्रिवन होती थी। अभी लेकिन रिसेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान का जब तक नाम नहीं आता इंडियन इलेक्शन पूरे नहीं होते।
चाइना का नाम नहीं आता, इंडियन इलेक्शन पूरे नहीं होते। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी अब क्या हो गया है, पॉलिटिसाइज हो गए हैं, जबकि ये नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होने चाहिए। इसके पहले इंदिरा गांधी के टाइम भी इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, अब दोबारा से इंडिया में हो रही है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया के जो भी रिलेशन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इलेक्शन वोट लेने के लिए नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से होने चाहिए। और पूरी दुनिया में जैसे कि कनाडा में भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं, उसी के कारण इस तरीके की बातें की जा रही है। और ये बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट के, लॉन्ग टर्म के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छे नहीं हैं और रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो जो भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होने चाहिए, इवन इंडिया में भी या सारी कंट्रीज़ में, ताकि रिलेशनशिप अच्छे रहें सारी कंट्रीज़ के। ये बेसिकली इसका क्रक्स था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कावेरी रिवर के बारे में, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। कावेरी वाटर डिस्प्यूट की जो टाइमलाइन है उसके बारे में बात करेंगे। कावेरी वाटर डिस्प्यूट का जो पहला पॉइंट है वो है कितने स्टेट इन्वॉल्व है इसमें, 3 स्टेट इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ अपर रिपेरियन स्टेट कर्नाटका, नेक्स्ट केरला एंड लोअर रिपेरियन स्टेट तमिलनाडु, प्लस 1 यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है जो कि है पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये 4 जो है 4 पार्टीज़ के बीच में क्या है, डिस्प्यूट हो रखा है। अब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। अगर आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करेंगे तो किसके पास अधिकार है इससे रिलेटेड लॉ बनाने का, पार्लियामेंट के पास अधिकार है। और आर्टिकल कौन सा है, 262। इसमें सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट होंगे वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ऐसा क्लियर कट इस आर्टिकल में जो क्लॉज 2 है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद सरकार द्वारा इंटर स्टेट वाटर एक्ट बनाया गया 1956 में। ठीक है, उसी एक्ट के हिसाब से ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो कि टेम्प्रेरी बेंचेस हैं वो बनाई जाती है जब भी डिस्प्यूट होता है। 1991 में एक जो ट्रिब्यूनल थी उसने इंतरिम डिसीज़न दिया था, कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल जो डिस्प्यूट था उसका जो इंतरिम डिसीज़न आया था वो 1991 में आया था, और 2007 में फाइनल अवार्ड दिया गया। उससे जो है कोई खुश नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में गए 2013 में, तमिलनाडु, कर्नाटका, और 2018 में फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल पेटिशन लीव के अंदर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया था, ये केस लिया था। अधिकार तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन 136 में दिया है कि अगर स्पेशल केसेस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट वो ले सकता है उस केस को रिजॉल्व करने के लिए। तो 2013 में ये लिया गया था SPL के अंदर, और 2018 में इसको वर्डिक्ट दी गई। इस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। ये बेसिकली पूरी क्या है, इस डिस्प्यूट की टाइमलाइन है। एक चीज़ जो इसमें हमेशा से जो है नहीं हो पाई है वो क्या है, एक चीज़ जो हमेशा से नहीं हो पाई है वो है वाटर डिस्ट्रेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब वाटर डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन थी उस समय कोई फार्मूला निकल के नहीं आया है, वाटर डिस्ट्रेस फार्मूला अभी तक के नहीं आया है, और इस आर्टिकल में वाटर डिस्ट्रेस फार्मूला की बात की गई है। अब बात करते हैं कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर ओरिजिन होती है, ब्रह्मागिरी हिल्स। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में। कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। इसकी कुछ अगर आप बात करें कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में तो हेमावती, उसके अलावा कौन सी, भवानी, काबिनी, अमरावती, ऐसे कई सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। कुछ लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अब बात करेंगे हम आर्टिकल। तो आर्टिकल के हम बारे में बात करना शुरू करते हैं। बेसिकली जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है अभी रिसेंटली दोबारा से न्यूज़ में है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। क्यों गुहार लगाई है, क्योंकि मॉनसून जो है डेफिसिट होने के कारण तमिलनाडु को
पानी नहीं मिल रहा है। अब कर्नाटक क्या कह रहा है, कर्नाटक बोल रहा है कि उसके पास पानी है ही नहीं, तो वो कहाँ से रिलीज़ करेगा, क्योंकि उसको भी तो पानी की ज़रूरत है। उसके जो 4 रिजर्वायर हैं, कौन कौन से रिजर्वायर हैं, कृष्णराज सागर, काबिनी, हेमावती और हारंगी, ये चारों जो है रिजर्वायर, इसमें जो वाटर है वो लो लेवल पर है और इसी के बेसिस पे जो है हम रिलीज़ करते थे तमिलनाडु को। लेकिन यहाँ पर ही रिजर्वायर में पानी नहीं है, तो हम कैसे रिलीज़ करें, ऐसा किसका कहना है, कर्नाटका गवर्नमेंट का। अब तमिलनाडु जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है और इंतज़ार कर रहा है 21 तारीख को हीयरिंग है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो है क्या करने की ज़रूरत है, वाटर डिस्ट्रेस फार्मूला बनाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है वाटर डिस्ट्रेस, जनरली जब वाटर जो है मानसून डेफिशिएंट नहीं होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से शेयरिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है, जैसे कि 2001 में, 2 में और 3 में जो है आई थी, उस समय बात की जा रही थी वाटर डिस्ट्रेस फार्मूला बनाने की, लेकिन उस समय नहीं बनाया गया। और फिर जो है प्रो रटा बेसिस पे जो है क्या होता है, वाटर शेयरिंग होती। प्रो रटा बेसिस का मतलब क्या होता है, प्रो रटा बेसिस का मतलब होता है प्रपोर्शन में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्रो रटा शेयरिंग इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो जो प्रपोर्शन होगा, इसका मतलब जो नॉर्मली अगर 100 वाटर है टोटल और 50-50 अगर दे रहे हैं तो कितना है प्रपोर्शन, 1:1 में है। अगर 50 होगा तो 25-25 करेंगे, 1:1 में ही होना चाहिए। तो प्रो रटा बेसिस पे क्या होता था, डिस्ट्रेस सिचुएशन में भी शेयरिंग होती थी। लेकिन डिस्ट्रेस सिचुएशन में क्या ज़रूरत है, अभी के वक्त में एक नया फार्मूला जनरेट करने की ज़रूरत है। अभी अगर हम बात करें तो दोनों स्टेट को ये फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटका को भी और तमिलनाडु को भी। पर दिक्कत ये है कि जो प्रपोज फार्मूला है दोनों के द्वारा, उस पर वो एग्री नहीं कर रहे। जैसे कि तमिलनाडु की मैं बात करूं तो तमिलनाडु क्या बोल रहा है, तमिलनाडु ने जो है कर्नाटका के जो 4 रिजर्वायर हैं, 4 रिजर्वायर कौन कौन से हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, काबिनी, कृष्णराज सागर, हेमावती और हारंगी, ये चारों रिजर्वायर में जितना भी पानी पिछले 30 साल में इनफ्लो हो रहा है, उस पानी को हम क्या लेंगे, एज अ रेफरेंस लेंगे। और जो भी एवरेज आएगा उससे अगर कम रेनफॉल होती है तो उसे हम डिस्ट्रेस फार्मूला में इंक्लूड करेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, तमिलनाडु बोल रहा है। कर्नाटका क्या कह रहा है, कर्नाटका थोड़ा चालाकी कर रहा है। कर्नाटका बोल रहा है कि जनवरी के पहले तो डिस्ट्रेस फार्मूला आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है, जो मेन बारिश होती है तमिलनाडु में, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, उसको भी तो इंक्लूड किया जाना चाहिए इस वाटर शेयरिंग फार्मूला में, ठीक है। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है वाटर डिस्ट्रेस फार्मूला में, अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून अच्छा हो रहा है और पानी ज़्यादा आ रहा है तो तमिलनाडु को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर्नाटका को तो 8 महीने तक का गुजारा करना है ना, वो तो सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा कौन कह रहा है, कर्नाटका कह रहा है। इन दोनों के बीच में जो है ये टसल चल रही है। और जो सेंट्रल जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोशिश कर रहा है कि मीडिएशन का काम किया जा सके। इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोगों की एक कमेटी है। कर्नाटका की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होता है, तमिलनाडु के तरफ से रिप्रेजेंटेशन होता है। मीटिंग में डिसाइड होता है कि कितना शेयरिंग होना चाहिए अगर डिस्ट्रेस हो रहा है तो। लेकिन एक फार्मूला बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसके लिए जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको एक्ट करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 29 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कर्नाटका को डायरेक्ट किया कि 5000 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी अगले 15 दिन तक किसको दिया जाए, तमिलनाडु को। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वहाँ पर 21 तारीख को हीयरिंग है। अगर बात करें CWMA की तो उन्होंने ये माना है कि जो पानी है वो इस बार 50% तक के कर्नाटका में डेफिशिएंट है, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करें आर्टिकल में जो फाइनली कंक्लूजन दिया है कि जो सेंट्रल जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको क्या करने की ज़रूरत है, मीडिएशन करने की ज़रूरत है और एक वाटर डिस्ट्रेस फार्मूला बनाने की ज़रूरत है जो कि हर पार्टी को क्या हो, सहमत हो, हर पार्टी उससे सहमति दे, ताकि ये जो डिस्प्यूट है बार बार उठ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट केस जाता है, ये ना जाए, ठीक है। और आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है तो ये इश्यूज़ जो है बार बार उठते आएंगे, इसलिए वाटर डिस्ट्रेस जो फार्मूला है वो बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है।
तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।